बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here we are with second year chemistry class, chapter number 1. जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पेरियोडिसिटी। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज़ पेरियोडिक टेबल। फर्दर फिर जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो उसका इंट्रोडक्शन होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेरियोडिक टेबल से। हमारे पास पेरियोडिक टेबल है। पेरियोडिक टेबल सबसे पहले देखेंगे होता क्या है। सो व्हाट इज़ पेरियोडिक टेबल। आपको पता है पेरियोडिक टेबल डिस्कस करने से पहले मैं इसकी नीड या इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करना चाहती हूँ। नीड बेसिकली की ज़रूरत क्यों महसूस है। किसी भी चीज़ की फॉर्मुलेशन होती है तो उसके पीछे एक आइडिया होता है ना, एक नज़रिया होता है। तो वो चीज़ चाहिए क्यों। तो जैसे आप सब वेल फेमिलियर हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इतनी डाइवर्सिटी है इस सब्जेक्ट में कि विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इसको स्टडी करना, इसको समझना, इसकी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को गेस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। तो उसको आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने, डिफरेंट केमिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक सिस्टमाइज नॉलेज लेके आएँ, एक सिस्टमाइज फ्रेमवर्क लेके आएँ, एक हमारे पास लॉजिकल पैटर्न हो जिसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके हमारे पास एक बेहतरीन चीज़ों को समझना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को और प्रॉपर्टीज़ को गेस करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये थी हमारे पेरियोडिक टेबल की नीड, उसकी ज़रूरत कि ये आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क जो आपको मिला एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, वो किसने प्रोवाइड किया आपको, पेरियोडिक टेबल ने। ओके, होता क्या है पेरियोडिक टेबल, फॉर्मुलेट कैसे हुआ, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पेरियोडिक टेबल हमारा होता है टेबल ऑब्टेन बाय द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, आपने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, आपने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की किसमें, ग्रुप्स और पीरियड्स में। बेसिकली हुआ क्या है पेरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है किस फॉर्म में, ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में। अब ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं ये समझने के लिए आपको दो एक्सिस समझने होंगे। ठीक है, देखें ऐसे होता है आपके पास, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ऐसा ही है। तो आपका जो वाई एक्सिस, यहाँ पे आप इसको चेक करें, ऐसे ही वाई एक्सिस और ये आपका यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस। अब इसको देखें, जो आपका वाई एक्सिस होता है इसको आप वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, या कॉलम भी बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम जो आपको पेरियोडिक टेबल के अंदर मिलता है इसको आप बोलते हैं ग्रुप, राइट। और जो आपकी दाएं से बाएं हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस जो होता है इसको आप हॉरिजेंटल एक्सिस भी बोलते हैं। और इनको हम रोज भी कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज आपको पेरियोडिक टेबल में जो मिलेंगी दैट आर कॉल्ड पीरियड्स। क्लियर है दोनों टर्म्स। ग्रुप्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, द वर्टिकल कॉलम्स इन द पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजेंटल रोज इन द पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज को आप पीरियड्स कह रहे हैं और वर्टिकल कॉलम्स को आप ग्रुप्स कह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। देखें, कोई भी चीज़ आपने डेवलप करनी हो तो वो एज इट इज़ आपके सामने नहीं आ जाती, उस पर सोचा जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। पहले थोड़ी सी अच्छी चीज़, उसके बाद फर्दर आप उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कोशिशें बेकार भी जाती हैं, कुछ में काम थोड़ा सा वैलिड होता है, कुछ इनवैलिडिटीज़ होती हैं, फिर उन पे काम करके आपके पास एक बेहतरीन चीज़ सामने आती है। फॉर एग्जांपल आपका एंड्रॉयड मोबाइल आपके हाथों में जो आज है, कंसिडर इट, क्या ये इसी फॉर्म में डेवलप हो गया था? आंसर इज़ नो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, सिंपल आपको मोबाइल आया, इसका मकसद सिर्फ कॉल करना था। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर डिफरेंट लोगों ने काम किया अपने उन्होंने आइडियाज़ के मुताबिक, फिर उसमें चेंजेस आते आते, इम्प्रूवमेंट्स आते आते एंड्रॉयड मोबाइल, फिर उसमें वर्जन्स और इतने फीचर्स डेवलप हो रहे। तो ऐसे ही हमारे पास हुआ पेरियोडिक टेबल के केस में। ठीक है, सोच तो लिया गया कि एलिमेंट्स को पेरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी डेफिनेटली आपको आइडियाज़ चाहिए थे।
तो उसमें जो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जो है दैट इज़ वेरी लेंथी यू कैन से एंड इट्स फैसिनेटिंग टू, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और आपके सीक्वेंस कॉन्सिडेंस के लिए कन्वीनियंस के लिए आपकी, मैं सिर्फ इसको हम शॉर्टली यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पे, दैट वाज ही वाज अल-राज़ी थे। जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ही वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट इट इज़ कॉल्ड कि वो अरेबियन थे, ही वाज एन अरेबियन मीन्स अरब के रहने वाले थे वो, ओके। और उन्होंने अब जो बेसिस ली एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, दैट वाज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। एंड इट वाज टू अर्लियर, बहुत पहले उन्होंने ये काम किया, उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। अब हुआ ये कि एट द टाइम उन्होंने बहुत कम जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उनको कर दिया कैटेगराइज, लेकिन जैसे कि सारी एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम तो नहीं है, तो उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सके प्रॉपरली, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स हो गए, कुछ नहीं हुए, तो कुछ जो नहीं हुए उनको कहाँ पे रखा जाए, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। सो इट वाज रिजेक्टेड, इसको नो कह दिया गया कि नहीं ये ठीक नहीं है। अब हम नेक्स्ट कोई और फॉर्मुलेशन देखते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास साइंटिस्ट आए, ही वाज डुब्राइनर थे और जर्मन केमिस्ट थे, वो जर्मनी के रहने वाले। 1829 में इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया, ठीक है। तो ट्राइएड यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, व्हाट ट्राइएड क्या होता है आपको पता है। जैसे इंग्लिश में, अरबिक में, उर्दू में काउंटिंग होती है, ऐसे ही आपकी साइंस में भी होती है, ठीक है। आप लोग वेल फेमिलियर होंगे, पढ़ा होगा पहले, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडिकेन, डुडेकेन एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही होती है सारी। तो उसमें ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट्स के सीरीज़ या 3 एलिमेंट्स का ग्रुप कह सकते हैं आप, ऊपर से नीचे था तो ग्रुप्स कह सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जो था वो फॉर्मुलेट किया या वो बनाया, और उन्होंने कहा कि ये तीनों जो एलिमेंट्स होंगे इसमें, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपके पास है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। ये आपका एक ट्राइएड था जो ब्राइनर ने फॉर्मुलेट किया था। तो उसने कहा कि तीनों जो एलिमेंट्स उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइएड्स भी प्रेजेंट किया 1829 में। अब लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्राइएड्स कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इन अ ट्राइएड इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका जो मिडल वाला एलिमेंट है एक ट्राइएड का, मिडल वाला एलिमेंट फॉर एग्जांपल इस केस में आपका सोडियम है, उसका एटॉमिक मास आपके बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज की इक्वल है, ठीक है। करते हैं चेक इसकी वैलिडिटी, इज इट वैलिड और नॉट, ठीक है। ये आपके सामने लिखी हुई है स्टेटमेंट लॉ ऑफ ट्राइएड्स की। यहाँ पे एक ट्राइएड आपके सामने बना हुआ है, मैं इसमें एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इसके अलावा क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और इन्होंने ऐसे ही डिफरेंट स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स को इन्होंने 3 के ग्रुप्स बना के ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्रुप है, अब इस पर हम लॉ ऑफ ट्राइएड चेक करते हैं कि इज़ इट एप्लीकेबल और नॉट। दोबारा से लॉ ऑफ ट्राइएड एक्सप्लेन कर रही हूँ। दरमियान वाले एक एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मासेस के एवरेज की इक्वल होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। लिथियम का कितना होता है आपको पता है 7, और पोटाशियम का कितना होता है 39। एवरेज फाइंड आउट करें, 7 + 39 23, ठीक है। कितना आंसर आया आपके पास 23। इज इट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, क्या 23 सोडियम का एटॉमिक मास है? यस इट इज़, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। तो बात प्रूव होगी कि सोडियम का एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मासेस के एवरेज की इक्वल है, ठीक है। तो मतलब लॉ ऑफ ट्राइएड वाज ट्रू, ठीक था वो, ठीक है, ओके, मान लिया गया।
1829 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रेजेंट हुआ, उसको वैलिड मान लिया गया। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया उस टाइम पे एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर्ड थे, फिर बाद में जब एलिमेंट्स फर्दर डिस्कवर्ड हुए वो लॉ ऑफ ट्रायड्स को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो सेट नो, उसको भी नो कह दिया, नहीं ये भी वैलिड नहीं। नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट आपके पास आया न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट और 1864 में उन्होंने एक लॉ प्रेजेंट किया था दैट वाज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा, साइंटिफिक काउंटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ऑक्टा मीन्स 8, क्या मतलब है ऑक्टा का? 8। ठीक है, अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता है इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया सीरीज़ की फॉर्म में। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को सीरीज़ की फॉर्म में अरेंज किया। उन्होंने कहा कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की भी स्टेटमेंट थी, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेस की बढ़ती हुई तरतीब के साथ लिखा जाए तो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले से मिलती जुलती होंगी, सारी नहीं, कुछ हैड सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। आपके सामने मैंने एक सीरीज लिखी है दैट वाज अरेंज्ड बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड ने इसको अरेंज किया था। 8 एलिमेंट्स की एक सीरीज है, चेक कर सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम है। तो सोडियम 8वां एलिमेंट है, मीन्स सोडियम की केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ लिथियम से रिजेंबल करती हैं। ठीक है, 1864 में। और एक और बात जो आप याद रखेंगे, इन न्यूलैंड्स टाइम 1864 में जब जिला प्रेजेंट हुआ ओनली 62 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। जैसे कि आपको पता है अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। ठीक है, एट दैट टाइम आप टाइम लैप्स चेक कर सकते हैं ना, 1864 और 2021, तो 1864 में 62 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को भी एट दैट टाइम ठीक मान लिया गया कि ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर आप देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ नॉट फॉर्मुलेटेड बाय न्यूलैंड। तो फिर न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में, न्यूलैंड के अरेंजमेंट में ऐसा क्या था कि उसको रिजेक्ट किया गया? उसकी शॉर्ट कमिंग्स, उसके डीमेरिट्स, ठीक है, डीमेरिट्स या आप शॉर्ट कमिंग्स भी बोल सकते हैं। उसके डिफेक्ट्स क्या थे, कौन सी बातें थी जिनकी बेसिस पे उनको हमने रिजेक्ट किया? न्यूलैंड का जो मॉडल था उसको रिजेक्ट किया। सबसे पहला तो उसका ये था कि उसने कहा कि 62 एलिमेंट्स हैं नेचर में और इतने एग्जिस्ट करते हैं, एट दैट टाइम 62 थे। उसने कहा कि नियर फ्यूचर देयर आर नो एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड, फ्यूचर में कभी कोई एलिमेंट्स डिस्कवर्ड ही नहीं होने। तो इसने तो साइंस से सीज कर दी, मतलब नई चीज़ तो कोई आ ही नहीं रही, एलिमेंट्स से कंपाउंड्स बनते हैं तो ठीक है। बाद में फिर चलें, अगर इसकी इस बात को मान भी दिया जाता, फिर बाद में आपको पता नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई हैं। तो 1864 के बाद फिर नोबल गैसेस आ गई, हीलियम नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी। तो अब नोबल गैसेस को वो कहाँ पे रखे? नोबल गैसेस ने सारा जो है आपका सीक्वेंस, न्यूलैंड के अरेंजमेंट में जो सीक्वेंस था वो सारा वो तो डिस्टर्ब कर दिया। आप चेक करें ना, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, आपने सारा लिख लिया है, उसके बाद आपको याद आया कि नहीं यार वो पहली 2 लाइनों के बाद तो ये आना था, और वो है भी लॉजिकल पॉइंट, तो उसको फिर आप कहाँ पे पुट करेंगे? तो सारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ। यही न्यूलैंड के साथ हुआ, उसका भी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। क्या नोबल गैसेस को आप कहाँ पे अरेंज करें, ये इसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये था कि जो 62 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर्ड थे उनमें से भी सिर्फ कैल्शियम तक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। आफ्टर कैल्शियम हर जो 8वां एलिमेंट है वो पहले से रिजेंबल ही नहीं करता था। तो मतलब कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो नहीं कर रहे थे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ, न्यूलैंड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका वाई इट हैपन्स। तो फिर न्यूलैंड वॉज आल्सो सेड नो, रिजेक्ट कर दिया गया इसको भी। ठीक है, फर्दर हमने इसके शॉर्ट कमेंट्स देख ली। फर्दर हम चेक करेंगे कि हम फिर ये भी रिजेक्ट हो गया, फिर कौन से साइंटिस्ट आए हमारे पास, और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास अब अवेलेबल है उसकी तरफ कैसे बढ़े। ठीक है, तो ये था कुछ आपका पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेनली
और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स अगर कोई हो, होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क। थैंक यू।